नमस्कार. एन्काउंटरमध्ये आपलं स्वागत. एन्काउंटरमध्ये आज आपल्या सोबत आहे बीजेपीचे दिग्गज नेते आणि सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी. नकवी जी, स्वागत है आपका. धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि संसद अब वाकई में चलेगी? देखिए, अभी तो हम लोग बहुत आशावादी लोग हैं, निराशावादी नहीं है। पिछली बार भी हम लोगों ने सोचा था कि चलेगी, लेकिन नहीं चली। इससे पहले जो सेशन था उसमें भी हमने सोचा था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई ठीक ठाक से चले, लेकिन नहीं चली। अभी बजट सेशन है और बजट सेशन से पहले हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत भी कर रहे हैं और हमें यही उम्मीद है कि बजट सेशन में जो कुछ नुकसान हुआ है दो पिछले सेशंस का, उसका समाधान हो सके और देश के विकास से जुड़े हुए जो काम है, बिल्स हैं, उस पर जो है वो सभी पार्टियां अपनी सहमति, अपनी चर्चा, उसमें कोई किसी को अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट कर सकती है, करके उसको आगे बढ़ाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग एटीट्यूड है। उनकी दिक्कत ये है कि वो जो है वो डिस्कशन नहीं करना चाहते, वो ज़्यादातर डिस्टर्बेंस पे विश्वास करते हैं कि कैसे डिस्टर्ब हो, कैसे डिस्टर्बेंस होता रहे, हो हल्ला हंगामा, और इस हो हल्ले हंगामे की वजह से जो देश के विकास का काम है वो उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले एक साल में यही देखा गया है कि जितने दिन चलनी चाहिए थी संसद वो चली नहीं. बहुत सारे बिल पेंडिंग रह गए हैं. जिस जीएसटी जैसा अहम बिल है वो भी पारित नहीं हो पाया है. देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने बातचीत की है, लेकिन एक बात हम आपको TV9 के कार्यक्रम के माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जीएसटी पास होगा। अब कैसे होगा वो हम कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सहमति से हो जाए, क्योंकि देश के विकास का काम जो है वो किसी अहंकार की वजह से, किसी की जिद की वजह से नहीं रोका जा सकता। आपको एक अलग सा सवाल पूछती हूँ. महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जिसमें सुप्रिया सुले का एक बयान था कि जो महिला सांसद है पार्लियामेंट में वो साड़ी की और इस तरह की गॉसिप करती है. क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है? मुझे तो नहीं दिखता ऐसा, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जर्व किया हो, सुप्रिया जी ने कोई चीज़ ऐसी देखी हो तो मैं नहीं जानता। लेकिन पार्लियामेंट में ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लोग हैं, वो वहाँ पर जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के सवाल हैं, जो देश के सवाल हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि कांग्रेस के लोगों का उनका कुछ इस तरह का अनुभव हो, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है वो काम तो करते नहीं, या तो वॉकआउट कर जाते हैं या फिर जो है वो हंगामा हो हल्ला हंगामा करते हैं। तो इसलिए हो सकता है उनका कोई अनुभव हो, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसके अलावा और एक सवाल ये है कि आईएसआईएस एक खतरा बनकर सामने आ रहा है देश के सामने. कई सारे हमने नौयुवान देखे कि वो आईएसआईएस में गए हैं. महाराष्ट्र के, आप तमिलनाडु के देख लीजिए, हैदराबाद से कई सारे गए हैं. तो किस तरीके से रोका जाए इसको? देखिए, हमें इस बात की प्रसन्नता है, हम इस बात की हमें खुशी है कि आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, अलकायदा जैसे संगठन हमारे देश में अपनी जड़ें नहीं जमा पाए हैं। कुछ छुटपुट घटनाएं ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन जड़ें नहीं जमा पाए हैं। इस नाते हम जो है वो उसको बिल्कुल आंख बंद करके और उसको इग्नोर करें, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए हम सचेत हैं। हम ऐसी किसी भी जो भी ताकतें हैं जो ताकतें देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उन ताकतों को हम मजबूती के साथ उसके खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ देखिए, आज दुनिया भर में इस तरह की आतंकवादी ताकतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। जो रेडिकलिज्म है, जो टेररिज्म है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है और इस ख़तरे का किसी भी रूप में हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर से हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसी ताकतें, भारत में भी ऐसी ताकतें अलग अलग जगहों पे अपनी कोशिशें कर रही होंगी, लेकिन यहाँ के जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं वो भी उनकी जाल में नहीं फंस रहे हैं। कुछ छुटपुट जो घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, अब देखिए, आईएसआईएस का कोई धर्म नहीं है, इस तरह के संगठनों का कोई जो है वो किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। केवल एक आइडियोलॉजी है, खून खराबा, इंसानियत का कत्लेआम और दुनिया के शांति और दुनिया के सौहार्द को बिगाड़ना। और अभी मैं पढ़ रहा था कि एक आईएसआईएस के नौजवान ने अपनी माँ को मार दिया, उसका गला काट दिया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि तुम जो है वो आईएसआईएस जैसे संगठन से बाहर जाओ। तो ये समझने की ज़रूरत है, और जो लोग भी इसमें अगर किसी भी रूप में जाने अनजाने में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें शामिल हो रहे हैं, उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसी ताकतों को लेकर नफरत है और उस घृणा के अगर तांडव में वो शामिल होंगे तो उनका हश्र क्या होगा वो समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी एक तरफ लाहौर गए, उन्होंने हाथ मिलाया नवाज शरीफ के साथ में, उसके बाद पठानकोट का हादसा हुआ और
जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली उसको जो है आपत्ति जताई है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस भी पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान को अब उसको लेकर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है? देखिए, एक बात हमें समझने की ज़रूरत है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, तब से वो तमाम उन देशों के साथ संपर्क, संवाद और अच्छा समन्वय हो सके, इसकी उन्होंने कोशिश की। चाहे वो यूरोपियन देश हों, चाहे अरब कंट्रीज़ हों, चाहे एशिया के देश हों, सभी देशों के साथ उनके अच्छे संबंध और संपर्क हों, और भारत को के बारे में जो एक छवि दुनिया के सामने बनी हुई थी, उस छवि से भारत को मुक्त कराया जा सके, और उसमें सफलता हासिल की। हाँ, ये बात सही है, पाकिस्तान आतंकवादियों का एक केंद्र है। पाकिस्तान एक तरह से आतंकवाद की एक फैक्ट्री बना हुआ है, जहाँ पे आतंकवादियों का संरक्षण भी हो रहा है और आतंकवादियों का प्रोटेक्शन भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। हम अपनी सुरक्षा, अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, हम करते हैं। अगर इस आतंकवादी कोई हरकत करते हैं तो उनको उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी, उन आतंकवादियों के हरकतों के अगर उन्हें सबूत दिए जाएंगे तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबूत दे दिए गए हैं, सबूत पुख्ता है, वो कुछ चीज़ और मांगेंगे और उनको दिया जाएगा। इससे पहले भी हमने सबूत दिए हुए हैं, लेकिन उस वक्त वो डिनाइल मूड में रहते थे, वो उसको डिनाई करते थे, कहते नहीं जी हम मानते नहीं, ये आतंकवादी है नहीं। आपको याद होगा कि जो करगिल का युद्ध हुआ था, जब उसमें इनके घुसपैठी और फौज के लोग मारे गए थे, तो उनकी फौज के लोगों की, और हम इसे मानते हैं एक पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि आतंकवाद से पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है, लड़ रही है। और उस लड़ने में जहाँ हथियार की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वहीं पर जो है वो संवाद की भी ज़रूरत है। ठीक है, लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान से क्या मतलब है, वो तो संवाद की बात मानता नहीं, बोली मानता नहीं, उसको तो गोली की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होता। हम उससे भी जवाब दे रहे हैं, आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई वहाँ का जो चुना हुआ की संस्था है, व्यवस्था है, सरकार है, वो जो है वो पॉजिटिव सोच रही है, तो हमें एकदम से उस पर आंख बंद करके अविश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा, जसवंत सिंह, अडवाणी, आपने तो सबके साथ काम किया। आप तो एनडीए की जब पहली बार गवर्नमेंट आई थी, वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब आप केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जितने दिग्गज नेता हैं वो साइडलाइन कर दिए गए हैं? देखिए, पहली बात ये कि कोई भी सरकार हो, जो हमारे अनुभवी लीडरशिप है, जो पुराने लीडरशिप है, उसका भी सहयोग और उनका भी जो है मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको कहीं कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और हम लोग भी कभी इग्नोर नहीं करते। जहाँ तक प्रश्न है, एक बार पूरा के पूरा रिजीम बदलता है, सिस्टम बदलता है, नई ऊर्जा के साथ नया नेतृत्व आता है, और ये वही नेतृत्व है जिसे अटल जी ने, अडवाणी जी ने उंगली पकड़ करके और सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ना सिखाया, राजनीति की सीढ़ियों पर चलना सिखाया। तो इसलिए जो है, इसके पीछे कोई और मकसद और मंशा देखी जाए, हमें लगता है ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ आवाज़ें आपने जो कहा, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब की या कुछ और आवाज़ें ज़रूर सुनाई पड़ती हैं। ये उनके अपनी तरीका है, वो आर्टिस्ट हैं, कलाकार भी हैं, वो केवल राजनेता ही नहीं है। तो ऐसे राजनेता, ऐसे कलाकार, कभी कभी उनके कलाकार अंदर से निकल पड़ता है और वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर वो ना करते तो अच्छा रहता है। लेकिन पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनों पे कार्रवाई कर रहे हैं? हमारे जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हैं, हमारे जो है वो हज़ारों एमएलए एमपीज़ हैं। तो अब हमारे यहाँ कोई गैग ऑर्डर तो है नहीं, हमने कोई जो है वो इमरजेंसी नहीं लगा रखी कि कोई नहीं बोलेगा, मुंह पे टेप लगा लो। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुत से लोग अपनी बात जो पार्टी फोरम में कहना चाहिए वो पार्टी के फोरम के बाहर कहते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। कीर्ति आज़ाद के खिलाफ तो हुई। कीर्ति आज़ाद जी ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी, और कीर्ति आज़ाद अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन पता नहीं किस तरह से वो बहक गए, और उनका जो उन्होंने जो कुछ भी किया उससे पार्टी को बहुत डैमेज हुआ। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो या कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी अनुशासनहीनता के बाद भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। तो क्या यही था कि उन्होंने पार्टी के एक दिग्गज नेता और एक सेंट्रल मिनिस्टर के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए ही? नहीं, बिल्कुल नहीं था। देखिए, क्या है कि उससे पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहते थे डीडीसीए के मुद्दे पर। वो क्रिकेटर हैं, ठीक है, क्रिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो पूरी की पूरी पार्टी को और पूरे की पूरी सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा करना,
और ये दिखाने की कोशिश करना कि करप्शन के खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये अपने आप में गलत है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो कहाँ से प्रभावित होकर के कहाँ से उनको जो है वो प्रश्रय मिला, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन जो भी कर रहे थे वो पार्टी के हित में नहीं था. आता वेळ झाली आहे एक ब्रेकची. ब्रेक नंतर आपण पुन्हा चर्चा करणार आहोत मुख्तार अब्बास नक्वी बरोबर. ब्रेक नंतर तुमच्या सगळ्यांच्या पुन्हा स्वागत. यूपी इलेक्शन नजदीक में है तो कौन होगा पार्टी का चेहरा? पार्टी बहुत धमाकेदार तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेगी और बिहार के चुनाव में जो हमको सबक मिला है, जो बिहार की जनता ने हमें संदेश दिया है, उस सबक और संदेश को हम का अध्ययन करने के बाद, उसमें सुधार करने के बाद जो कुछ कमियां रहीं, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरे विश्वास और पूरी उम्मीद के साथ है कि हम सरकार बनाएंगे. लोकसभा चुनाव के बाद कई चुनाव हुए जिसमें हम जम्मू कश्मीर जीत गए, झारखंड जीत गए, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र में सरकार बनाई और 2 चुनाव हार भी गए जिसमें दिल्ली और बिहार है. अभी जो है वो कई चुनाव हैं जहाँ पे हमारा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि स्टेक हो सकता हो, जैसे कि अब तमिलनाडु है, जैसे वेस्ट बंगाल है, असम में हमें उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे, और भी कई राज्य हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश है जिसमें हम, उत्तराखंड है, पंजाब है. तो ये तमाम राज्य हैं. देखिए, कोई भी पार्टी होती है वो जब चुनाव के मैदान में जाती है तो वो जीतने के लिए जाती है, सरकार बनाने के लिए जाती है. अब जनता उसकी मालिक है लोकतंत्र की, जनता क्या फैसला करती है वो अलग बात है, लेकिन हम हर चीज़ का आकलन, हर पहलू का आकलन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है अमित शाह जी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और स्थानीय नेतृत्व में जो लोकल लीडरशिप है उसके नेतृत्व में हम मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव जीतेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. लेकिन आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ है, साक्षी महाराज जैसे लोगों के सामने कुछ लगाम कसने की अभी जरूरत है? कुछ भी अनाप शनाप बयान उनकी तरफ से आता है. देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि हम इस समय राष्ट्र का मंदिर बनाने में लगे हुए हैं. हमारी प्राथमिकता राष्ट्र मंदिर है. राम मंदिर का निर्माण हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, ये जो है ये अभी कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए. आज जो है वो पूरी पार्टी, पूरी सरकार, उसकी एक प्राथमिकता है और आखिरी प्राथमिकता है कि राष्ट्र का मंदिर निर्माण होना चाहिए, आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचना चाहिए, देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि हमारी प्राथमिकता है और हमारे डेवलपमेंट के एजेंडे पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट ना करने पाए, ये हमारा संकल्प है. दूसरी चीज़ ये कि कुछ नाम आपने बताए, वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं. अगर वो जो है वो कोई बात कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि जी हमारा संकल्प है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि वो कोई बात गलत है. उसके अलावा जो है कुछ इस तरह की बातें, जो बातें कि समाज को में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करें, ऐसी बातों को हम किसी भी तरह से जायज़ नहीं मानते. हम उसको जो है रिजेक्ट भी करते हैं, उसका हम निंदा भी करते हैं. जैसे आपने राम मंदिर की बात की, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने तो अनाउंस भी कर दिया कि दिसंबर से शुरू होगा. देखिए क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट तो है नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला करता है हमें इंतजार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए. उसमें हाई कोर्ट फैसला दे चुका था कि हाँ, राम मंदिर वहाँ पर है, राम मंदिर बनना चाहिए. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि हमें लगता है कि राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है. इस मुद्दे से लेकर कोई विवाद पैदा हो, ये भी नहीं है. ये सभी लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन कानून के तहत, कानून के दायरे के अंदर, और जो भी कानून का दायरा, कोई डंडे से नहीं बनता कानून. देश चलता, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है. ये बात हम सबको समझने की जरूरत है. लेकिन ऐसा तो नहीं कि यूपी इलेक्शन आ रहा है इसलिए फिर से इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है. देखिए, जैसे गाय जो है वो दूध देती है, वोट नहीं देती, उसी तरह से जो है वो मंदिर में पूजा होती है, मंदिर जो है वो लोगों को आशीर्वाद दे सकता है, वोट नहीं देता. इसलिए कोई भी ये सोचे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के आधार पर जो है वो लोग वोट दे देंगे और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. आज वक्त बदला है. आज 70%, 75% से ज़्यादा मतदाता जो है वो 35 साल का, 40 साल के अंदर का है, जो कि अपना विकास चाहता है, देश का विकास चाहता है, जो कि देश के सरोकार के प्रति समर्पित है. जो धार्मिक इश्यूज हैं वो उसके व्यक्तिगत इशू हैं, घर के इशू हैं, लेकिन जो है वो राजनीतिक इशू नहीं बन सकते. और ये देश जो है वो सहिष्णुता इसीलिए इस देश में कही जाती है. इस देश में इसीलिए कहा जाता है कि ये सेकुलर देश है, क्योंकि इस देश के लोगों के डीएनए में सेकुलरिज्म है. दूसरा एक ये है कि पठानकोट के हादसे के बाद भी क्या भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी? सरकार का क्या रुख है? सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने
सबने ये कहा है बहुत साफ कि क्या एक्शन पाकिस्तान की तरफ से होता है। पाकिस्तान इसको कितना सीरियस लेता है। अभी तक जो कुछ उनकी तरफ से एक्शन दिख रहे हैं, कुछ उसमें गंभीरता ज़रूर दिख रही है, लेकिन उसके आगे वो अभी बातों से नहीं बल्कि एक्शन से क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो देखने के बाद हमें लगता है जो उपयुक्त होगा वो सरकार करेगी। जो भी करेगी सरकार वो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के करेगी। दोनों देशों के बीच में क्या क्रिकेट मैच शुरू होगी कभी? देखिए, क्रिकेट को लेकर बहुत बार सवाल उठते हैं कि क्रिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा जी हम पिच खोद देंगे, कोई कहेगा जी हम सरकार क्रिकेट नहीं होने देंगे। हमें क्या लगता है कि क्रिकेट को या खेल को जो है वो एक तो पॉलिटिक्स से अलग कर देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मुझसे आप पर्सनल पूछें तो हमें लगता है कि विपरीत से विपरीत माहौल में भी इस तरह की जो खेल होते हैं, इस तरह की चाहे क्रिकेट हो या अन्य जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं बातचीत के माध्यम से, या उसका नुकसान कभी नहीं होता, फ़ायदा होता है। अब क्रिकेट बोर्ड वाले तय करेंगे कि साहब क्रिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सरकार उसके सारे फीडबैक देखने के बाद तय करेगी। क्रिकेट हो, उसमें जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए सबके अंदर। ऐसा ना हो कि क्रिकेट होने में भी दंगा और हंगामा हो गया। तो क्रिकेट दंगल का मैदान नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो है वो खेल का मैदान बनना चाहिए। क्या यूपी चुनाव में आप एक चेहरा होगे पार्टी के? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं होगा, और चेहरा कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम धमाकेदार तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे, और कई महत्वपूर्ण, कई अच्छे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं। पार्टी अब डिसाइड करेगी कि चेहरे के साथ चुनाव लड़ना है कि चेहरे के बिना चुनाव लड़ना है। बिहार चुनाव में देखा गया कि सभी विरोधी पक्ष एक साथ में आ गए थे, तो क्या यूपी में भी तो ये संभव हो सकता है? तो क्या ऐसे में बीजेपी किसी और पार्टी, नई पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी? अभी हम उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अभी हमारा यही निर्णय है, और हम वो कितने इकट्ठा होकर लड़ेंगे, वो पूरे के पूरे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनबा जोड़ा, उनका तो होता रहता है, वो करेंगे। लेकिन हमारा अभी यही है कि हम अकेले लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का ये पूरा आधार है, हमारे पास मतदाता हैं। हमारे मतदाता चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बननी चाहिए। पहले कल्याण सिंह जी की थी, राजनाथ सिंह जी की थी, राम प्रकाश गुप्ता जी की थी, अच्छी सरकार थी, और जो कि जो है वो विकास को समर्पित सरकार थी। एक विश्वास का माहौल था, अराजकता खत्म थी, गुंडागर्दी खत्म थी। हम मानते हैं कि जो हमारा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा 2017 का, उससे पहले तो कई चुनाव हो जाएंगे, तो वो 2017 के चुनाव में हम एक अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आपको लगता है कि एनडीए के बाकी घटक पक्ष से उसके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है? हाँ, अच्छा है। देखिए, लेकिन देखिए हाँ। कि अभी बात करें, शिवसेना की बात करती हूँ कि जब प्रधानमंत्री वहां गए पाकिस्तान में, तो उन्होंने उसका आवाज उठाया, उन्होंने विरोध किया। देखिए, एक बात हमें समझने की जरूरत है। शिवसेना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे साथ गठबंधन है, अलग बात है। लेकिन वो उनकी एक अलग राजनीतिक दल है, एक अलग उनका सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, अलग उनकी राजनीतिक सोच है। उसके आधार पर वो अपनी बात कहते हैं और बेबाकी से कहते हैं, हम कभी उसको बुरा नहीं मानते। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए जब सवाल होते हैं, सुरक्षा और सियासत दो एक अलग चीज़ है। अगर आप देश की सुरक्षा को और अपने स्वार्थी सियासत के साथ जोड़ देंगे तो वो नुकसान करेगा। इसलिए कांग्रेस हो या कोई भी हो, जब इस ऐसे सवाल, जिस वक्त ऑपरेशन चल रहा हो, आप उस पर प्रश्न उठा रहे हो, कांग्रेस के लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, या और लोग, तो इसलिए शिवसेना का जहां तक प्रश्न है, शिवसेना ने हमेशा जो है वो एक हार्ड लाइन ली है। लेकिन जो है वो आप एक बात समझने की जरूरत है कि इस देश की आवाज जो है वो, इस देश के लोगों की भावना जो है वो शांति के साथ है। इस देश के लोगों की भावना जो है वो समृद्धि के साथ है। इस देश के लोगों की भावना जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद जैसी ताकतों के खात्मे के साथ है, और उस भावना से पूरा देश चल रहा है। अगर शिवसेना कहती है कि आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए, तो उनको कहाँ कौन बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है? उनका खात्मा किया जा रहा है। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद एक चीज पूरे दुनिया को एक बात स्पष्ट है कि हम आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम आतंकवाद के सामने न झुकेंगे, आतंकवाद को न हम छोड़ेंगे। जो आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई भी संरक्षक होगा, कोई भारत बाहर होगा या अंदर होगा। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल, वहाँ पर दुकानें जलाई जा रही हैं, थाने जलाए जा रहे हैं, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। वहाँ की सरकार जो है वो जो दंगाई हैं उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। कोई ये सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा चुप है?
एक कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो वो जो है वो बस्तियां वहां जल रही हैं, और ये जो है वो हमारी ममता बनर्जी साहिबा जो इस वक्त सेकुलर सिंडिकेट उनका है, वो चुप है। तो आज इस पे सब लोगों को बोलना चाहिए था, कोई नहीं बोल रहा है। किसी को नहीं पता कि वहां पे आग लगी हुई है, हजारों सैकड़ों लोग जो है घायल हो चुके हैं, मर चुके हैं, घर बेघर हो गए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। तो हमारा मानना है कि चाहे अंदर कट्टरवाद या रेडिकलिज्म हो और चाहे टेररिज्म हो, दोनों जो है वो खतरनाक है। कोई भी रेडिकलिज्म टेररिज्म का रास्ता तय करता है। अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई उस कट्टरवाद पर, तो वो आतंकवाद का रास्ता बन जाता है। इसलिए हमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं, और भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, बड़ा देश है, और ऐसी ताकतों की नज़रें भारत पर लगी हुई हैं, क्योंकि वो भारत में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और वो सफल, उनके मंसूबे भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनका जो षड्यंत्र है, वो भी शैतानी षड्यंत्र है, वो भी सफल नहीं हो पा रहा है। नकवी जी, हमसे बात करने के धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।